दोस्तों हर कोई चाहता है कि ऐसा स्टॉक मिले जो उसके इन्वेस्टमेंट को 1 साल 1.5 साल के अंदर डबल कर दे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर और कई जगह सर्च करते हैं हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक, हाउ टू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक, हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। ये सब चीज़ें सर्च करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी स्टॉक को चुनने से पहले वो कौन से फीचर उसमें होनी चाहिए जो उसे मल्टी बैगर बनाती है या उसे एक थ्रेट फ्री स्टॉक बनाती है, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। और प्लीज़ अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक लाइक चाह रहा हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट एक समुंदर की तरह है और मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और बॉन्ड्स उस समुंदर की लहरों की जैसे हैं। अगर आप इनको समझ जाते हो तो आप समझ पाओगे कि टाइड कब आ रही है और कब किनारा दिख रहा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंपनीज़ के प्रॉफिट्स पर पड़ता है, कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ पर पड़ता है। इन्फ्लेशन कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को कम करता है और बॉन्ड यील्ड्स स्टॉक वैल्यूएशन को कम्पीट करता है। इन सब चीज़ों का असर इन्वेस्टर के रिटर्न्स पर पड़ता है। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा 21 मई को कि यूएस का जो 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ़ौरन यूएस का जो स्टॉक मार्केट है डो जोन्स और नस्दक ये ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा गिरा था और उस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरी थी। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट कंपटीशन में होते हैं। दोनों अलग अलग जगह हैं जहां लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सिचुएशन 1, जब बॉन्ड यील्ड कम होता है, मान लो 3%, बॉन्ड सिर्फ 3% रिटर्न दे रहा है। लोग सोचते हैं 3% तो कुछ खास नहीं, चलो शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ हमें 10 से 12% मिल जाएगा। तो ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। सिचुएशन 2, इसको समझते हैं सिचुएशन 2 के जरिए कि जब बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाए, मान लो 5.5%, अब बॉन्ड 5.5% रिटर्न देने लगता है बिना किसी रिस्क के। बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं है, फिक्स इनकम 5.5% रिटर्न मिल रहा है। लोग सोचते हैं अरे यार अगर सेफ बॉन्ड ही 5.5% रिटर्न दे रहा है तो रिस्की स्टॉक्स क्यों लूँ। लोग स्टॉक बेचकर बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे स्टॉक मार्केट गिरता है और यही वजह है कि ये स्टॉक मार्केट उस दिन गिरा था। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट के एक सिंपल और पावरफुल फाइनेंस मॉडल समझ जाओ तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी समझ आने लगती हैं। बफेट ने कई बातें कही हैं पर हमने उनके प्रिंसिपल्स को 4 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसलिए ये मेरा वीडियो दोस्तों 4 पार्ट में होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है वो पहला पार्ट पे है। तो मैं बता दूं आपको 4 पार्ट वो क्या है और उस 4 पार्ट के अंदर 4 सब पार्ट्स हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। जहां स्किप कीजिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो पहला पार्ट जो मेरा वीडियो का होगा, जो मैं आज बना रहा हूँ, वो है विजिलेंट लीडरशिप। दूसरा पार्ट जो मेरा आएगा वीडियो उस पर रहेगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। तीसरा स्टॉक स्टेबिलिटी और चौथा बाय एट अट्रैक्टिव प्राइसेस। तो आज जो पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है विजिलेंट लीडरशिप। इसके अंदर सब 4 पार्ट्स हैं। तो दोस्तों वॉरेन बफेट का मानना है कि मैनेजमेंट एक एजेंट की तरह होता है जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर काम करता है। ये एजेंट का असली काम होता है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दे, और वो इंटरेस्ट होता है अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे का बेस्ट रिटर्न लाना। बफेट जानते हैं कि विजिलेंट लीडर्स हमेशा डेंजर के लिए अलर्ट रहते हैं। जैसे ड्राइवर ट्रैफिक का ध्यान रखता है, वैसे ही एक अच्छा लीडर कंपनी को सेफ और सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जाता है। लेकिन हर मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता दोस्त। कई बार मैनेजर सिर्फ अपनी अंपायर को बनाने में लगे होते हैं। वो शेयर होल्डर की रिटेन अर्निंग्स का यूज़ अपनी इमेज या पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी, लेकिन ये सिर्फ उनका इल्यूज़न होता है। ऐसे डिसीजन शेयर होल्डर के लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट नहीं करते।
इसलिए इस प्रिंसिपल के एंड तक हम कुछ सिंपल रूल्स सीखेंगे जो आपको ऐसे मैनेजमेंट्स को पहचानने और उससे बचने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये जो विजिलेंट लीडरशिप है, इसके अंदर जो पहला रूल है वो है लो डेट। डेट इक्वल टू एक्सेलरेटर। अगर रास्ते स्मूथ हैं तो आप फास्ट पहुंच जाओगे, लेकिन अगर रास्ते में शार्प टर्न या बम्प आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल फाइनेंस में भी यही रूल है दोस्तों। अपनी सेविंग से कार लेना सेफ होता है, लेकिन लोन लेने से आप ज़्यादा महंगी कार ले सकते हो। और ये सेम सिचुएशन घर के लोन पर भी होता है। जब तक आपकी इनकम स्टेबल रहेगी सब ठीक चलेगा, लेकिन जॉब्स लॉस हो गया या कोई बीमारी आ गई या कोई सडन इंसिडेंट हो गया ऐसा, तो डेट बहुत रिस्की हो जाता है दोस्तों। स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी सेम लॉजिक है। जब कंपनी ज़्यादा डेट लेती है तो वो तेज़ ग्रो करने के लिए एक्सेलरेटर दबा रही होती है। अगर बिजनेस अच्छा चले तो बेनिफिट है, लेकिन अगर डिमांड गिर गई या कंपटीशन बढ़ गया तो कंपनी स्टक हो जाती है। सोचो, एक मिसाल के जरिए मैं समझाता हूँ आपको कि एक क्रूज शिप और एक स्पीड बोट स्वैलो वाटर में घुस गए। क्रूज शिप को टर्न करना मुश्किल है क्योंकि वो भारी भरकम है। ये एक भयानक डेट जैसी कंपनी है। स्पीड बोट्स इजीली मुड़ जाता है क्योंकि उसके पास डेट नहीं है। डेट क्या है? डेट हेवी कंपनीज क्रूज शिप जैसा है और लो डेट कंपनी स्पीड बोट जैसी होती है, फ्लेक्सिबल और सेफ। इसलिए हाई डेट वाली कंपनी से दूर रहो। लेकिन दोस्तों, वो डेट को नापे तो कैसे नापें? उसको नापने का जो सबसे आसान तरीका है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए इसको आप एक पर्सनल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स समझ में नहीं आती। ये तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लाया है। यहाँ पर एक बैलेंस शीट टाइप का एक डेटा मैंने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एसेट साइड में आपके पास हाउस है। या आपका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या आप या मैं समझ लीजिए। एक हाउस है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है, कार है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, सेविंग में बैंक है जिसमें 5 लाख रुपीज़ है और कैश है 50,000। टोटल मिला के मेरे पास जो एसेट हैं वो 66 लाख एंड 50,000 है। उसी के साथ जो मैंने जो हाउस लिया है उसका अभी तक मेरे पास कर्ज पड़ा हुआ है हाउस लोन के शक्ल में 30 लाख, और कार जो लिया है मैंने उसका अभी भी लोन पड़ा हुआ है 6 लाख, और कुछ मैंने धार वार पैसे लिए हैं जिसकी वैल्यू है यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50,000 रुपीज़। तो ये सब घटाने के बाद जो मेरे पास असल जो वैल्यू बचती है इन सब की वो है 30 लाख, जिसको कहते हैं इक्विटी सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। डेट टोटल हो जाता है ये मिलाकर हाउस लोन, कार लोन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिलाकर 36 लाख एंड 50,000, जबकि इक्विटी कितनी है 30 लाख। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी निकल गई 1.2। लेकिन वॉरेन बफेट का मानना है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो हो वो 0.5 या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन ये एक जनरल रूल है, ये किसी किसी में ज़्यादा हो भी सकता है। मिसाल के तौर पर हर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो अलग होता है। कुछ सेक्टर में ये रेशियो नेचुरली लो होते हैं, जबकि बैंक्स और एनबीएफसीएस का काम ही डेट देना होता है, इसलिए उनका रेशियो नेचुरली हाई होता है। तो जब आप किसी कंपनी का डेट देख रहे हो तो उसकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड भी ध्यान में रखें। तो ये पहला रूल्स था। दूसरा रूल्स दोस्तों, किसी स्टॉक को चुनने के लिए जो आपको एक मल्टी बैग रिटर्न दे और वो आपका थ्रेट से भी बचाए। तो दूसरा रूल है दोस्तों हाई करंट रेशियो। क्या आप कभी महीने के एंड तक आते आते कैश के लिए स्ट्रगल करते हो? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो दोस्तों। बहुत लोगों के पास अच्छा सैलरी वाला जॉब होता है, फिर भी पर्सनल फाइनेंस हैंडल नहीं कर पाते। प्रॉब्लम उनकी कमाई नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उनका खर्च। यही सिचुएशन कंपनीज के साथ भी होती है। चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो और डिमांड भी हाई हो, फिर भी कैश की तंगी होती रहती है। इसका रीज़न हो सकता है कि उनका करंट रेशियो बहुत लो है। अब करंट रेशियो समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। एसेट का मतलब कंपनी के पास क्या चीज़ें हैं जो उसकी मिल्कियत है। लायबिलिटीज़ का मतलब कंपनी को क्या चुकाना है यानी उसकी जिम्मेदारियाँ। करंट एसेट वो होते हैं जो अगले 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे इन्वेंट्री जो अगले ऑर्डर के टाइम। वहीं करंट लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो अगले 12 महीने में पे करने होते हैं,
जैसे रॉ मटेरियल्स जो सप्लायर से लिए हैं लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो निकलता है करंट रेशियो। और इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा करंट रेशियो उतनी ज़्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। चलिए फिर इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लाया है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। तो आपके पास हाउस है 50 लाख रुपीज़ की, कार है 10 लाख, फर्नीचर है 1 लाख, इन्वेंट्री है 5 लाख, या आप समझिए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास इन्वेंट्री है 5 लाख, सेविंग में बैंक है 5 लाख और कैश है 50,000 रुपीज़। वही हाउस लोन के लिए 30 लाख रुपए अभी भी आपके पास कर्ज लगे हुए हैं। कार लोन की जो कर्ज है वो 6 लाख है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50,000 है, और सिंडिकेटर्स जो आपने इन्वेंट्री खरीदे हैं या रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपीज़ देना है। तो यहाँ पर करंट एसेट का हो रहा है 10,50,000, करंट लायबिलिटीज़ हो रही है 5,50,000। तो करंट रेशियो कितना आ रहा है 1.91। वॉरेन बफेट जनरली कहते हैं कि किसी कंपनी के अंदर जो करंट रेशियो हो वो 1.5 हो, यानी जब भी किसी आप स्टॉक को सिलेक्ट करें तो दूसरा जो रूल्स वॉरेन बफेट बता रहे हैं वो है कि उस कंपनी के अंदर जो करंट रेशियो होनी चाहिए वो 1.5 या उससे अबव होनी चाहिए। दैट मीन्स दैट ही वांट्स हिज कंपनीज टू रिसीव 1.5 रुपीज़ एवरी टाइम अ डेट ऑफ ₹1 मस्ट बी पेड विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। यानी हर 1 रुपये को पे करने के लिए कंपनी के पास 1.5 रुपये आ रही होनी चाहिए 12 महीने के अंदर। ये आइडिया कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमेशा 1.5 गुना ज़्यादा पैसे रिसीव कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट और ऑब्लिगेशन को आसानी से टाइम पे पूरा कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो अपने ऑपरेटिंग बिजनेस को अच्छा से चला पाएगा और कोई प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। तीसरा रूल जो वॉरेन बफेट बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है दोस्तों? क्या आप फर्स्ट इम्प्रेशन देने में अच्छे हो? क्या आप नए लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराते हो और एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक देते हो? वैसे ही एक कंपनी का पहला इम्प्रेशन होता है उसका ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है समझिए एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। जैसे किसी इंसान का पहला इम्प्रेशन आपको सिर्फ एक क्विक आइडिया देता है कि वो कैसा है, वैसे ही ROE आपको एक स्नैपशॉट देता है कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मिसाल के तौर पर आप इसको समझिए, आप एक मशीन लेते हैं जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपये है और वो आपको हर साल 10,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। दिस मीन एन इन्वेस्टमेंट इन द मनी मशीन वुड गिव यू अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10%, यानी कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से हर साल 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो यही है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो मशीन की कॉस्ट है वो क्या है आपकी इक्विटी है, एंड प्रॉफिट जो है वो क्या है आपका रिटर्न है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से आप समझते हैं अच्छी से। जब किसी आप स्टॉक को देखते हैं तो आपको इसी तरीक़ा से देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने सेकेंड मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है और वो आपको हर साल 10,000 रुपये का इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे? नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि आप अब क्या करते हैं, ये पहला मशीन जो आपने 1 लाख रुपए में ख़रीदा था उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा था 10,000 रुपये, और दूसरा मशीन जो आपने ख़रीदा उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न मिला 10,000, तो 10 10 20,000, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका पहला मशीन 1 लाख पहला मशीन का और 2 लाख दूसरा मशीन का, यानी 3 लाख। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ 20,000 इनकम डिवाइड बाय 3 लाख, तो यहाँ कितना हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी 6.7%। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दूसरी मशीन खरीदी जिसका कॉस्ट आपको 50,000 रुपीज़ पड़ा और वो हर साल आपको जनरेट करके कितना देता है 10,000 रुपये का इनकम। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दूसरी मशीन जो खरीदी थी आपने उस वक्त वो 2 लाख में खरीदी थी, लेकिन अब उसी मशीन को अब तीसरे एग्जाम्पल से हम ऐड करते हैं कि अब 2 लाख का मशीन ने अब आपको क्या मिल रहा है 50,000 में मिल रहा है, और आपके उसके ऊपर रिटर्न उतना ही 10,000 का मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं 10,000 इनकम को दोनों मशीन की इनकम को ऐड कर दें,
तो कितना हो गया 20,000 रुपये। और दोनों मशीन की कॉस्ट जो आपकी इक्विटी हुई यानी 1,00,000 और 50,000, तो 1,50,000, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया 13.3%। तो आपने समझ लिया दोस्तों कितना आसान है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वॉरेन बफेट का कहना है कि आम तौर पर आप उस कंपनीज़ को प्रिफर करें जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट लेवल पर ओवर लास्ट 10 ईयर्स 8% से ऊपर हो, यानी कि 10 साल के लास्ट 10 साल का जो रिकॉर्ड हो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी का वो 8% से ऊपर हो। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 8% जनरली आपको ये बता रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है इस अपने इक्विटी के इन्वेस्टमेंट से और ये रिटेन कर रही है। तो आप ऐसे स्टॉक को चुनें जो पिछले 10 साल के अंदर या फिर 7 साल या 6 साल पकड़ लिए उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 8% से अबव हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल या 3 साल में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से अबव हो रहा है, 8% से अबव हो रहा है तो आप उसे खरीद नहीं दोस्तों। उसमें आप फंस भी सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इफेक्ट करता है आपका डेट को, कि कभी कभी क्या होता है कि हाई डेट वाला जो होता है वो कंपनीज़ भी उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह क्यों है कि ये डिनोमिनेटर क्या है रिटर्न में, क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी डिनोमिनेटर है, तो वो ज़्यादा डेट लेने से क्या होता है डिनोमिनेटर कम हो जाता है और इसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक चार्ट लाया है, चार्ट नहीं एक डेटा देख सकते हैं। देखते थे यहाँ पर इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी जो है 100 है और नीचे डेट 0 है, तो इसका अर्निंग कितना आ रहा है 10 और इसका डेट टू इक्विटी 0 हो गया, एक रिटर्न ऑन इक्विटी 10% हो गया। लेकिन इसका यहाँ पे क्या है 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है और डेट क्या है 0 है। अब दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, इसका इक्विटी 90 है और डेट 10 है और अर्निंग हो गया 10, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो गया 0.11, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.11%। आप देख सकते हैं जिस तरह डेट बढ़ता जाएगा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे तीसरा लाइन में देखिएगा आप, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5 है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है। चौथा लाइन में आप देखिएगा कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3% है। पांचवा लाइन में देखिएगा कि यहाँ पर इसका जो डेट टू इक्विटी है 0.5 है और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जिस तरह डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ती जा रही है तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप देखें अरे रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, लेकिन यहाँ दोस्तों आप ये भी देखिएगा कि डेट टू इक्विटी भी तो 1.50 हो गया, यानी डेट भी तो भरा हुआ है, यानी डेट के बढ़ने के कारण भी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ी है। तो ये इस थर्ड पॉइंट को समझते वक्त या चुनते वक्त किसी स्टॉक को आप उसमें डेट और डेट टू इक्विटी रेशियो को भी ज़रूर कंसीडर करें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है 20% है उसको ले खरीद लें, लेकिन आपने डेट को देखा नहीं और डेट भरा हुआ है। तो जब भी ये रिटर्न ऑन इक्विटी को कंसीडर करें 8% से अबव, तो लंबा समय के लिए देखें 8 साल 10 साल और प्लस उस डेट टू इक्विटी को भी कंसीडर करें कि वो 0.5 से ज़्यादा ना हो। चौथा और आखिरी रूल्स इस वीडियो के अंदर, पहला वीडियो के अंदर जो है वो है एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इंसेंटिव। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? इसके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी आप स्टॉक को चुने तो आप क्या करें, उसकी एनुअल रिपोर्ट को देखें जाकर कि उसके अंदर जो अकाउंटिंग रूल्स है वो मैनेजमेंट में सैलरी के रिगार्डिंग क्या डिस्क्लोज किया है। क्योंकि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का काम होता है कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे, यानी आपके इन्वेस्टेड की हुई कैपिटल को ज़्यादा वैल्यू दे, यानी कि उसकी कंपनी के अंदर एप्रोप्रिएट मॉनेटरी इंसेंटिव हो। ऐसा ना हो कि वो बिजनेस कम कर रहा है और अपने शेयर को ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है। मिसाल के तौर पे बिजनेस ज़्यादा करे लेकिन अपने शेयर को ऑपरेट कम करे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने इंसेंटिव को किस तरह गलत तरीके से यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ना कि इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए। तो पहला जो है जो एग्जाम्पल है स्टॉक ऑप्शंस। कभी कभी इस स्टॉक ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि कंपनी अपने स्टॉक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है और बिजनेस कम कर रहा होता है, कि जब स्टॉक लो होता है तो वो झड़ से इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए खरीदते हैं और जब वो स्टॉक हाई लेवल पर चला जाता है तो वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, वो अपना स्टॉक को ऑपरेट कर रहा है। प्लस दूसरा उसमें देखिए बोनस स्ट्रक्चर्स। मैनेजमेंट को देखें कि किस तरह उसने अपने बोनस को स्ट्रक्चर दिया है। जैसे हर क्वार्टरली अर्निंग पे मीटिंग कर रही है और उस मीटिंग के जरिए अपने
जो सीईओ है, अपने जो प्रोमोटर है उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तीसरा है गोल्डन पैराशूट्स, यानी कि जब किसी डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को टर्मिनेट किया जा रहा है या कंपनी से वो एग्ज़िट कर रहा है तो उसे भारी भरकम पे आउट दिया जा रहा है। तो ये क्या आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसे दिया जा रहा है। लग्जरी पर्क्स, यानी कि बड़े बड़ी महंगी लग्जरी पर्क्स, एक्सपेंसिव कार, लेविस ऑफिस, ये सब मैनेजमेंट के अंदर जो कोर लोग हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। तो ये कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, आपके पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर को परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, कम दाम पे परचेस कर रहा है और महंगे दाम पर बेच रहा है, तो यह है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये भी मैनेजमेंट का जो फॉल्ट मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट है ये, फोर्थ पाथ के अंडर दोस्तों। एक्सेसिव कंपनसेशन, बहुत ज़्यादा कंपनसेशन दिया जा रहा है मैनेजमेंट के अंदर बोनस के शक्ल में, समझे। तो दोस्तों ये रहा एक कंप्लीट वीडियोस जो मैंने बताया है कि ये 4 चीज़ को देखना है एक स्टॉक को चूज करने के समय में। लेकिन ये दोस्तों ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ, इसके बाद मैं 3 वीडियो और भी लाऊंगा जो ज़्यादातर क्वांटिटी बेसिस पे रहेगा। ये कुछ इसमें कुछ क्वालिटी एनालिसिस था, कुछ क्वांटिटिव था। लेकिन अभी जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊँगा कि अंडर वैल्यूड कैसे नापा जाता है किसी स्टॉक को, कब वो अंडर वैल्यूड होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेस पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेस पे। तो दोस्तों वीडियो को जो अगला वीडियो आने वाला है उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्लीज़